नमस्कार मित्रों कृष्णा एस्ट्रोलॉजी में आप सबका एस्ट्रोलॉजर विवेक भट्ट की तरफ से स्वागत है। मित्रों, लास्ट एपिसोड में आपसे भाग्योदय योग, महाभाग्य योग एवं गज केसरी योग के बारे में चर्चा की। मित्रों, आज हम नीचभंग राजयोग क्या है, साथ ही साथ में शुभ कर्तरी योग क्या है, पाप कर्तरी दोष क्या है, केंद्रुम दोष क्या है और केंद्राधिपति दोष क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नीचभंग राजयोग के बारे में। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से अगर जातक की कुंडली में कोई राशि में कोई ग्रह नीच का बनकर बैठा हुआ है और वह राशि का मालिक केंद्र या त्रिकोण में अपनी खुद की राशि में या तो फिर उच्च की राशि में बैठा हुआ है तो बनने वाला योग नीचभंग राजयोग कहलाएगा। अगर ज्योतिष शास्त्र की जो दूसरी व्याख्या है उसके हिसाब से हम बात करें तो कोई ग्रह कोई राशि में नीच का बनकर बैठा हुआ है और उसी ग्रह के सामने अगर कोई ग्रह दूसरी राशि में नीच का बनकर बैठा हुआ है तो दोनों ग्रह नीच होने के कारण दोनों की नीचता खत्म हो जाती है और बनने वाला योग नीचभंग राजयोग कहलाता है। सेम अगर मित्रों ज्योतिष शास्त्र की एक और व्याख्या है उसके हिसाब से हम बात करें तो कोई ग्रह नीच का बनकर बैठा हुआ है, एक राशि में कोई ग्रह नीच का बनकर बैठा हुआ है और उसी राशि में कोई ग्रह उच्च का बनकर उसी राशि में विराजमान हो तो बनने वाला योग नीचभंग राजयोग कहलाएगा। जिसकी कुंडली में नीचभंग राजयोग बनता है उसकी उस ग्रह की नीचता खत्म हो जाती है और वह ग्रह अपनी महादशा अंतरदशा में उच्च का प्रभाव देने लगता है। नीचभंग राजयोग के बारे में बोला जाता है कि जिसकी कुंडली में यह योग बनता है वह जातक अपने शुरुआत के समय में बहुत ही संघर्ष का सामना करता है, बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है, परंतु समय के हिसाब से उसको ज्ञान प्राप्त होता है, उसको अनुभव प्राप्त होता है और अपने वही अनुभव और ज्ञान के आधार पर एक दिन जातक बहुत बड़ी प्रसिद्धि हासिल करता है। बड़े बड़े राजनेताओं की कुंडली में यह योग बनने देखने को मिला है। अगर हम बात करें तो जिसकी कुंडली में महान नीचभंग राजयोग बनता है, जैसे बात की मैंने कि नीच का ग्रह जहाँ पे बैठा हुआ है और उसकी राशि का मालिक केंद्र में या त्रिकोण में बैठा हुआ है तो वहाँ एक महान नीचभंग राजयोग हो जाएगा। तो ऐसा योग जिस जातक की कुंडली में बनता है वैसा जातक बहुत ही आध्यात्मिक ऊंचाइयाँ प्राप्त करता है, बहुत ही भौतिक सुविधा वाला उसका जीवन होता है और वह जातक एक धर्मात्मा बन जाता है। तो यह योग जातक को मान, प्रतिष्ठा एवं सुख समृद्धि प्रदान करता है। तो मित्रों, यह बात की नीचभंग राजयोग के बारे में। अभी हम बात करेंगे शुभ कर्तरी दोष क्या है। तो मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से अगर कोई भाव में कोई शुभ ग्रह विराजमान है या तो कोई पापी ग्रह विराजमान है और वह भाव के आसपास के जो भाव है यानी कि वह भाव से दूसरे नंबर का भाव और 12वें नंबर का भाव, द्वादश भाव, उसमें अगर शुभ ग्रह विराजमान है तो वह भाव शुभ कर्तरी दोष में है, वह कह सकते हैं हम, यानी वह भाव शुभ कर्तरी योग में आ जाएगा। तो जो भाव शुभ कर्तरी योग में आएगा वह भाव की शुभता अनेक गुना बढ़ जाएगी। अगर मान के चलिए कि प्रथम भाव शुभ कर्तरी योग में आता है तो जातक की पर्सनालिटी में कई गुना बढ़ोतरी होती है, जातक का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होने लगता है, जातक एक उच्च प्रकार की जीवन शैली से जीवन व्यतीत करता है। अगर दूसरा भाव जो धन का भाव है वह शुभ कर्तरी के प्रभाव में आता है तो जातक को जीवन पर्यंत धन की कमी नहीं होती, वैसा जातक जीवन पर्यंत धन उसके पास आता रहेगा। अगर सप्तम भाव जो है वैवाहिक जीवन का जो भाव है वह शुभ कर्तरी योग में आता है तो जातक का वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय बीतेगा। मित्रों, उसी तरह हम पाप कर्तरी दोष के बारे में बात करें तो पाप कर्तरी दोष यानी कि अगर कोई भाव में कोई शुभ ग्रह विराजमान है और उसके आजू बाजू के जो दो भाव है यानी कि दूसरे नंबर का भाव और द्वादश यानी कि 12वें नंबर का भाव, उसमें पापी ग्रह विराजमान हो तो यह योग पाप कर्तरी योग है, यानी पाप कर्तरी दोष है, वह हम कह सकते हैं। अभी पहले हम ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से शुभ ग्रह कौन कौन से यानी सौम्य ग्रह कौन कौन से और पापी ग्रह कौन कौन से वह बताते हैं। तो बुध देव, बृहस्पति देव और शुक्र देव, ये तीन ग्रहों को सौम्य ग्रह यानी कि शुभ ग्रह माना गया है
और राहुदेव, केतुदेव, शनिदेव और मंगलदेव को पापी ग्रह माना गया है। तो अगर कोई ग्रह घर के आजू बाजू, कोई भाव के आजू बाजू दूसरे नंबर का भाव और 12वें नंबर का भाव है, वहाँ पे पापी ग्रह विराजमान हो, जैसे शनि और राहु या फिर शनि और केतु या फिर शनि और मंगल, तो वह भाव पाप कर्तृदोष में है, वह हम कह सकते हैं। अगर प्रथम भाव पाप कर्तृदोष में आता है तो वह भाव से जातक के स्वास्थ्य में गिरावट आती है, जातक की मान प्रतिष्ठा में कमी होती है, हानि होती है और जातक को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर 12वें नंबर का भाव है वह पाप कर्तृदोष में आता है, दूसरे नंबर का भाव पाप कर्तृदोष में आता है, तो जातक को जीवन पर्यंत धन की कमी रहती है और जातक को धन के मामले में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर 7वें नंबर का भाव जो वैवाहिक जीवन का भाव है, अगर वह पाप कर्तृदोष में आता है तो जातक को जीवन पर्यंत वैवाहिक सुख में कमी रहती है। तो मित्रों, यह बात की हमने शुभ कर्तृयोग एवं पाप कर्तृदोष के बारे में। अभी हम बात करेंगे केमद्रुम दोष क्या है और वह जातक को कैसे परेशानियां देता है। मित्रों, अगर चंद्रमा जहाँ पे विराजमान है और उसके आजू बाजू यानी दूसरे नंबर के घर में और 12वें नंबर के घर में कोई ग्रह ना हो और साथ ही साथ चंद्रमा पर पापी ग्रह की दृष्टि हो, कोई शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो और चंद्रमा बहुत ही पीड़ित हो यानी कि चंद्रमा नीच का हो और साथ ही साथ में त्रिक भाव में भी विराजमान हो, तो यह बहुत ही बड़ा केमद्रुम दोष है वो कह सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि यह एक कुंडली मैंने आपको बताई है, मेष लग्न की कुंडली और 10वें नंबर में चंद्रमा विराजमान है मकर राशि में, तो आप देख सकते हैं कि 9वें नंबर का घर जो है जहाँ पे 9 नंबर लिखा है और 11वें नंबर के घर में जहाँ पे 11 नंबर लिखा है उसके आजू बाजू 9वें नंबर के घर में और 11 नंबर के घर में कोई ग्रह नहीं है और चंद्रमा पर पापी ग्रह की भी दृष्टि है और साथ ही साथ में कोई जो शुभ ग्रह है गुरुदेव उसकी दृष्टि नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि चंद्रमा केमद्रुम दोष बना रहा है। तो जिसकी कुंडली में केमद्रुम दोष बनता है वह जातक जीवन भर मानसिक बेचैनी से जीवन उसका व्यतीत होता है, उसे जीवन में कभी मानसिक सुख नहीं मिलता, जातक कभी डिसीजन नहीं ले सकता, अपने जीवन में कैरियर के बारे में भी वह दूसरों पर निर्भर रहता है, यानी अपने खुद से वह कभी डिसीजन नहीं ले सकता। जातक बोलते हैं ना, टेंशन स्ट्रेस वाला जीवन उसका व्यतीत होता है और कभी कभी तो वो इतना परेशान हो जाता है कि जब उसकी कठिनाइयों का सामना करने की बात आए तो जातक कभी कभी सुसाइड भी कर लेता है। तो यह एक बहुत ही बड़ा दोष है जातक की कुंडली में। अगर यह दोष है तो उसका जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसका निराकरण कर देना चाहिए। चंद्रमा जातक की कुंडली में अगर चंद्रमा दूषित है तो 2.5 साल की उम्र में अगर उसका निराकरण कर दे तो वह दोष काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगा। अगर हम बात करें कि चंद्रमा की दोष कैसे और कौन सी पद्धति से दूर हो सकते हैं, तो अगर सोमवार को भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाए, भगवान शिव को दूध का या फिर पानी का अभिषेक किया जाए तो यह दोष काफ़ी हद तक अच्छा हो सकता है और उसके दुष्परिणाम काफ़ी हद तक दूर हो सकते हैं। साथ ही साथ में लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाए तो यह दोष काफ़ी हद तक कम हो सकता है। तो मित्रों, ये केमद्रुम दोष जातक को बहुत परेशानियाँ देता है, उसका जितना हो सके उतना जल्दी उसका निराकरण करना चाहिए। अभी हम बात करेंगे सरस योग जातक की कुंडली में कैसे बनता है। मित्रों, अगर कोई भाव जैसे मान के चलिए 5 नंबर का भाव है संतान भाव, उसका मालिक, वह राशि का मालिक अपने से 6ठे घर में या तो फिर 8वें नंबर के घर में बैठा हुआ है, तो जातक का वह भाव अपने से 6ठे घर में उसका मालिक बैठा हुआ तो वह जो दोष है वो षडाष्टक योग कहलाएगा। हम सब जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में 6ठे नंबर का घर है जो त्रिक भाव में आता है, वह रोग, शत्रु एवं ऋण यह दर्शाता है, तो वह एक खराब भाव है। उसी तरह हम बात करें तो 8वें नंबर का घर बड़े बीमारियां, अकस्मात मृत्यु हमें बताता है, तो वह भी एक बहुत ही बड़ा खराब फल देने वाला भाव है। तो अगर कोई भाव या फिर कोई ग्रह
अपने राशि से छठे या आठवें नंबर में विराजमान है तो बनने वाला योग षडाष्टक योग है, वह बोला जाएगा। षडाष्टक योग जिस जातक की कुंडली में बनता है वह जातक बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यानी अगर हम बात करें तो पंचम हाउस में यह षडाष्टक योग बन रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया मीन लग्न की कुंडली है और जहाँ पे पाँचवें नंबर का घर है, जहाँ पे 4 नंबर आता है और उसका मालिक बनता है चंद्रमा। चंद्रमा अपने से 12वें नंबर के घर में विराजमान है, जहाँ यानी कि जहाँ पे 11 नंबर लिखा है वह कुंडली का 12वें नंबर का घर है, वहाँ पे जाके चंद्रमा विराजमान है। और चंद्रमा अपनी जहाँ पे बैठा हुआ है वहाँ से अगर गिनती चालू करे तो वह अपने से 6ठे नंबर के घर पे है। तो यह योग जो बनेगा वो षडाष्टक योग है, वह कह सकते हैं। तो षडाष्टक योग की अगर हम उसकी विधि करते या उसका निराकरण करते तो अभी यह योग खत्म नहीं होगा, वह बोल सकते हैं। यह योग जातक को बहुत ही परेशानियां देता है, जातक को यह जीवन भर परेशानियां देता है। तो यह ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत ही विचित्र योग है, ऐसा हम बोल सकते हैं। मित्रों, हम बात करेंगे केंद्राधिपति दोष। केंद्राधिपति दोष क्या है और वह जातक को क्या परेशानियां देता है, उसका कैसे हम निराकरण कर सकते हैं। तो हम सब जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अंदर बुधदेव, गुरुदेव यानी बृहस्पति देव और शुक्रदेव, ये तीनों सौम्य ग्रह है। तो जो केंद्राधिपति दोष है उसकी व्याख्या के हिसाब से, ज्योतिष शास्त्र में उसकी जो व्याख्या है उसके हिसाब से, अगर कोई सौम्य ग्रह लग्नेश न होकर कुंडली में मारक बन रहा हो और साथ ही साथ में वह केंद्र में विराजमान हो तो बनने वाला योग केंद्राधिपति दोष कहलाएगा। अभी केंद्राधिपति दोष 4 जो कुंडली है, 4 जो लग्न है उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि मिथुन लग्न, कन्या लग्न, धन लग्न और मीन लग्न। तो अगर हम बात करें मिथुन लग्न की तो मिथुन लग्न का मालिक बनता है बुधदेव और गुरुदेव उसमें मारक बनते हैं बृहस्पति देव। तो अगर बृहस्पति देव लग्नेश ना होकर केंद्र में यानी कि 7वें नंबर के घर में या तो फिर 10वें नंबर के घर में विराजमान हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने मिथुन लग्न की कुंडली ली है आपके सामने, और वहाँ पे जो गुरुदेव है वो अपने से 10वें घर में, गुरुदेव लग्न से 10वें नंबर के घर में विराजमान है, तो वह मिथुन लग्न में मार्केश भी है, केंद्र में भी नहीं है और मार्केट केंद्र लग्न भी नहीं है और मार्केश भी है और केंद्र में भी है। तो यह जो दोष बनेगा गुरुदेव के कारण, बृहस्पति देव के कारण, वह दोष केंद्राधिपति दोष कहलाएगा। तो यहाँ पे बृहस्पति देव यानी गुरुदेव केंद्र में होने के कारण, अपने घर में होने के कारण अच्छा परिणाम तो देंगे, पर उसकी अच्छाइयों में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। यानी कुछ हद तक बोल सकते हैं कि वह जातक के परिणाम में कमी आएगी। तो मित्रों, केंद्राधिपति दोष एक दोष है, पर वह केमद्रुम दोष और षडाष्टक दोष जितना खराब दोष नहीं है। वह जातक को काफ़ी हद तक अगर उसका निराकरण किया जाए, उसका समाधान किया जाए तो काफ़ी हद तक उसका समाधान करके अच्छे परिणाम दे सकता है वो योग। अगर यहाँ पे मिथुन लग्न की बात है, अगर यहाँ पे धन लग्न की बात करें तो धन लग्न जो सेजिटेरियस एस्केडेंट है उसमें गुरुदेव जो बृहस्पति देव है वो लग्नेश बनते हैं और वहाँ पे अगर बुधदेव जो मार्केश बनते हैं वह केंद्र में विराजमान हो, जैसे कि 7 नंबर में या 10 नंबर में विराजमान हो, तो बुधदेव की जो शुभता है वो काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी। हालांकि उसकी शुभता रहेगी पर कुछ हद तक वह शुभता खत्म हो जाएगी। तो बुधदेव से बनने वाला जो दोष है वो केंद्राधिपति दोष है, वह कह सकते हैं। तो मित्रों, यह दोष का निराकरण भी हम कर सकते हैं। अगर जो 4 केंद्र है, 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर, वह केंद्र के मालिक, हम सब जानते हैं कि केंद्र के जो मालिक है, केंद्र के जो अधिपति देव है वह भगवान विष्णु है। तो भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाए तो केंद्राधिपति दोष से हमें काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। तो यह दोष का निराकरण हम कर सकते हैं। तो मित्रों, आज हमने बात की कुंडली में बनने वाले नीचभंग राजयोग, शुभ कर्तृयोग, पाप कर्तृयोग, केमद्रुम दोष और षडाष्टक दोष के बारे में, और साथ ही साथ हमने केंद्राधिपति दोष क्या है उसके बारे में बताया। तो मित्रों, अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट्स है तो आप डिस्क्रिप्शन में
देख सकते हैं और कमेंट में भी लिख सकते हैं। मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ और जो पॉइंट्स पर मैं चर्चा करता हूँ वो पूरा पॉइंट्स का विवरण में डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ। अगर आप कोई डाउट्स है तो मुझे व्हाट्सएप पर भी बता सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7984427291। तो आप एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ 7984427291। तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो मित्रों, आज ये जो कुंडली में बनने वाला राजयोग है और जो दोष है उसके बारे में चर्चा की, और कौन कौन से राजयोग कुंडली में बनते हैं उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।